Hello, friends. Hope you are leading a very spectacular life. Welcome to part 6 of Everything About Articleship series. This is C.S. Sujawal Jaga, and I wish you all a very happy new year. In 2019, I wish जिन्होंने भी इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दिए हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी जगह आर्टिकलशिप मिल जाए। जिनकी आर्टिकलशिप ऑलरेडी चल रही है उनको जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी जगह रिलेशनशिप मिल जाए इफ एनी। और जिन्होंने फाइनल के एग्जाम्स दिए हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी जगह छोकरी और नौकरी मिल जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट। So, one of the most common queries which we have received is that students want to know about different fields of articleship. कौन कौन सी fields होती हैं, किसमें कैसा काम होता है, किसका scope कितना ज़्यादा है, how do we manage studies, travel होगा या नहीं होगा, how girls will manage, so on and so forth. So, primarily there are 5 fields of articleship. मोटी primarily there are 5 fields. Stat audit, internal audit, direct taxation, indirect taxation and mergers and acquisition. तो पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे हर एक फील्ड की डिटेल में चलेंगे। तो इमेजिन करो आप इसी तरह विंटर्स चल रही हैं, आप आराम से अपनी रजाई में सो रहे हो, जन्नत की सैर पे हो और एकदम से आपको आवाज आती है, बेटा उठ जा, 11 बज गए हैं सुबह के, कब तक सोएगा। आप एकदम से अपनी थोड़ी सी आंख खोल के देखते हो, पिताजी सामने खड़े हैं। फिर आप सोचते हो कि यार मम्मी होते तो मैं इग्नोर भी कर देता, तो पापा आ गए हैं, उठना ही पड़ेगा। चलो, आप वर्ल्ड वॉर 3 जीतते हो, रजाई से निकलते हो, बाहर आते हो और देखते हो कि टीवी पे एक न्यूज आ रही है, फेसबुक बाइज व्हाट्सएप फॉर $19 बिलियन। और ये देखते ही आपका दिमाग खराब। पहले तो आपका सीए वाला दिमाग जाग जाता है, आप डॉलर्स को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, जो कि मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे, तो टेंशन ना लो। फिर आपके दिमाग में सवाल आएंगे, यार ये $19 बिलियन कहां से आया, ये काम कौन करता है, कैसे हुई ये वैल्यूएशन, कौन बंदा क्या कर रहा है, कैसे होता है ये सब, अगर मैं होता तो मैं क्या पार्ट करता, और अगर मुझे इसमें रोल प्ले करना है तो मैं कैसे घुस सकता हूं इन सब चीजों में। ये सब सवाल आपके माइंड में आएंगे। इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? टेंशन नॉट, एक एक फील्ड को धीरे धीरे मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टैट ऑडिट में होते तो इस डील में या नॉर्मली आप क्या करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखते कि यार व्हाट्सएप और फेसबुक की जो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लोज, सो ऑन एंड सो फोर्थ जो बन रही हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS के हिसाब से है, कंपनीज एक्ट, मतलब अगर हम इंडिया में सोचे तो कंपनीज एक्ट, सेबी की गाइडलाइंस, उन सब के हिसाब से बनी है या नहीं बनी है, और अगर कुछ नॉन कंप्लायंस है तो उसको रिपोर्ट करना। स्टैट ऑडिट का ये पार्ट है। या फिर एक लिमिटेड रिव्यू होता है जो क्वार्टरली रिव्यू करना, एंड देन टैक्स ऑडिट करना। टैक्स ऑडिट इज कि जो आपने रिटर्न में इंफॉर्मेशन दी है और जो आपके अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन है वो सेम है या नहीं है, और अगर डिफरेंस है तो उसे आपने रिपोर्ट करना है। तो स्टैट ऑडिट ऊपर से ये चीजें करता है। अगर आप डायरेक्ट टैक्स में होते, सो डायरेक्ट टैक्स में आप देखते कितना टैक्स पेबल होगा इस डील पे, किसकी कितनी TDS की लायबिलिटी आएगी, और फिर आप एक अच्छा सा टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रक्चर बना के देते कि इस डील को आप ऐसे शो करो या फिर ये पेमेंट ऐसे रिसीव करो कि टैक्स मिनिमाइज हो जाए। या फिर आप कुछ बताते, कुछ केस स्टडीज या फिर कुछ केस लॉ के बेस पे आप बताते कि यार आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो या पहले ये हुआ है। तो डायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली आपको टैक्स कम से कम हो और आप फिर भी कंप्लायंस में रहो, एंड देन आपकी रेगुलर रिटर्न्स फाइल करनी, कंप्लायंसेस देखनी, कुछ इनकम टैक्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है, कुछ नोटिस आया है, उसका रिप्लाई करना। इनडायरेक्ट टैक्स सिमिलरली, यानी कि GST, वैट तो अब बस 1-2 चीजों पे रह गया। वैसे अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स में, अगर आप देखते अगेन यही सब चीजें देखते कि इस डील पे GST लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा, और कैसे इस ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर करें कि कम से कम मेरी टैक्स लायबिलिटी आए, और फिर मैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को किस तरह से स्ट्रक्चर करूं, कैसे बंडलिंग बनवाऊं
कि जो मेरा इनडायरेक्ट टैक्स कम से कम हो, सो दैट कस्टमर को वो चीज कम से कम रेट पे मिले एंड मेरी प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर आउटरीच ज्यादा से ज्यादा हो। एंड देन कुछ स्ट्रक्चराइज करके देना न्यू बिजनेस की टैक्स ऑप्टिमाइज, अगेन मतलब टैक्स के अराउंड खेलते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वाले रिटर्न्स फाइल करते हैं और नोटिस का रिप्लाई बना के देते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं रिस्क एश्योरेंस पे। रिलेटिवली इस फील्ड के बारे में कम लोगों को कम ही चीजें पता होती हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी वाइड फील्ड एंड नॉट मच नोन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। सो इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ रिस्क एश्योरेंस। आप अभी हम इसे सिनोनिमस यूज करते हैं। इंटरनल ऑडिट होते तो आप क्या करते? सो इंटरनल ऑडिट डील्स विद, आप इनकी प्रोसेसेस और पॉलिसीज बना के देते डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज की। फॉर एग्जाम्पल, अब व्हाट्सएप और फेसबुक मर्ज हो गए हैं, तो इनकी जो स्केल है, कस्टमर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, वो सब हाई लेवल पे हो गए हैं। तो दे कैन, इंटरनल ऑडिट विल टेल देम कि यार देखो, आगे आपने जो आपका डेटा स्टोर होता है, जो आपके सारा पीछे का बैक एंड ऑपरेशंस है, वो आपने आउटसोर्स किए हुए थे, बट सिंस नाउ आपका स्केल बहुत ज्यादा हो गया, तो आप इन हाउस कर लो, ये आपकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, आपको इतना सस्ता पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस, जिससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर रीच बढ़े, मतलब बिजनेस कोई बेटरमेंट के लिए जो होता है उसे इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बिजनेस कंपनी का कुछ खर्चा हो रहा है, उसे कम करवाना, या फिर एक कंपनी के बहुत छोटे छोटे काम हर एक पर्सन को बटे होते हैं, तो टू एंश्योर दैट एवरी पर्सन इज कैरिंग आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीमलेसली एंड देयर इज नो आउटफ्लो और लीकेज ऑफ रिसोर्सेज, इंटरनल ऑडिट बेसिकली प्लेस दैट पार्ट। एंड देन वो देखता है कि जो पॉलिसी बनी हुई है कंपनी की, जो कंपनी का एक ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर कोई डिफरेंस है तो मैनेजमेंट को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना। दिस इज हाई लेवल इंटरनल ऑडिट। देन मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सो मर्जर्स एंड एक्विजिशन का इस पर्टिकुलर डील में सबसे ज्यादा रोल था। ये $19 बिलियन, ये वैल्यू कैलकुलेट करी है M&A वालों ने। सो दे कैलकुलेटेड कौन सा मॉडल यूज किया, कैश फ्लोज, GMV, नंबर ऑफ कस्टमर्स, जो भी कैश फ्लोज के मॉडल हैं, अलग अलग एजम्पशन लगाई, वो यूज करके कंपनी की वैल्यू निकालना। या फिर फेसबुक को बताना कि यार $19 बिलियन पे ये चीज खरीदना ना बहुत वर्थ है, आप खरीद लो, ये भी करते हैं M&A वाले। या फिर व्हाट्सएप को बताना कि भाई $19 बिलियन मस्त है बॉस, चुपचाप बेच दो, टेंशन नहीं है, इतना पैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी M&A में पार्ट आता है। या फिर फेसबुक वांट्स टू एंश्योर कि जो व्हाट्सएप ने इन्फॉर्मेशन दी है, जो उनके अकाउंट्स हैं, जो उनके ऑपरेशंस हैं, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कुछ झूठ तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है, तो उसके लिए वो करवाते हैं ड्यू डिलीजेंस, वो भी M&A के पार्ट में आती है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये था, मैंने आपको हाई लेवल पे काफी चीजें बता दी हैं कि ये चीजें इस एरिया में ये काम होता है। तो आओ अब एक एक फील्ड को आर्टिकलशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकलशिप के रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट पैरामीटर्स पे एनालाइज करते हैं। ठीक है जी। सो सबसे पहले स्टैट ऑडिट। यहाँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल यू विल फाइंड इन स्टैट ऑडिट। इसमें आप क्या करते हो? वैलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगेन वही बैलेंस शीट, P&L, आपके जो अकाउंट्स हैं वो सही बने या नहीं बने, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजंस हैं, और या फिर जो सेबी की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से अकाउंट्स बने हैं या नहीं बने। देन इज टैक्स ऑडिट, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है या नहीं है, और अगर आपने इनकम टैक्स वालों को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो रिपोर्ट करना। देन इज IFC, दिस इज रिलेटिवली अ न्यूअर कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं हम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अगर आपने सेक्शन 134 और 143 ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, इफ बाय एनी चांस, तो उसमें आपको पता होगा दैट स्टैट ऑडिटर्स हैव टू रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, और बोर्ड को भी एक वो देनी होती है, एक डेक्लेरेशन कि हाँ हमारी कंपनी में एडिक्वेट एंड ऑपरेटिव एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स हैं और वो भी इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की आजकल ऑब्लिगेशन आ गई है। IFC इज अ रेप्लिका ऑफ सॉक्स, सार्बेन्स-ऑक्सली एक्ट, जो US में प्रेवलेंट है बहुत पुराने टाइम से, उसको हमने कॉपी करके चेंजेस करके वो इंडिया में 2014-15 से एप्लीकेबल किया। देन ट्रैवल, भाई स्टैट ऑडिट में सबसे ज्यादा ट्रैवल होता है, बिकॉज क्लाइंट है, उसकी अलग अलग जगह फैक्ट्रीज होंगी, अलग अलग जगह ऑफिस होंगे, अलग अलग ब्रांचेस होंगी, तो आपको वहां जा जाके डेटा लेके उसको ऑडिट करना होगा, तो ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है इसमें। देन सब्जेक्ट कोरिलेशन, CA फाइनल में मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट की प्रेपरेशन में इसकी हेल्प मिलेगी? ऑडिट, डेफिनेटली ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट में आपको हेल्प मिलेगी, अलग अलग ऐसे अलग अलग कैसे कौन सी सैम्पलिंग टेक्नोलॉजी होती है, मेथोडोलॉजी होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन FR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप अकाउंट से ही खेल रहे हो सारा दिन, तो आपको FR का भी काफी चीजें पता लगेंगी। देन लो,
कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी आपने देखनी होती है, तो लॉ में भी आपको काफी क्लैरिटी आएगी। और अगर आपने कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट में IFRS लिया हुआ है तो IFRS में आपको हेल्प मिल जाएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेजॉरिटी, स्किल्स लर्न, देखो ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ने आ जाएंगे, उनको एनालाइज करना आ जाएगा। देन आपको स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस पता लग जाएंगी, अगर कल को मैं अपनी कंपनी खोलता हूं तो मेरी क्या क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है। एंड देन यू लर्न ERP, अकाउंटिंग जो मेरा सॉफ्टवेयर होता है, अकाउंटिंग मॉड्यूल होता है, उसमें आजकल मेरी अकाउंटिंग हो कैसे रही है, जो हम 11th-12th में जर्नल एंट्रीज पढ़ते थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो सब यहाँ कुछ होता ही नहीं है, बड़े ही अलग लेवल पे चीजें चलती हैं। तो वो सब कैसे वर्क करता है, कैसे ट्रांजैक्शंस फ्लो कर रही हैं, कैसे मेरा फाइनेंशियल बन रहा है, वो सब भी आपको चीजें अच्छी तरह से सीखने को मिलेंगी। देन यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन दिस फील्ड, बिकॉज फाइनेंशियल अगर आपने क्वालिफाई कर दिए तो कंपनी की तो लग गई। सो इट्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन दिस फील्ड। एंड मैक्सिमम वर्क अप्रैल टू सितंबर होगा, बिकॉज मार्च तक उनके फाइनेंशियल्स जो डेटा होगा फाइनल होगा, फिर अप्रैल मई तक वो फाइनेंशियल्स बनाएंगे और फिर आपको देंगे, तो आपको सितंबर तक डेडलाइन होती है, उन्हें साइन वाइन करके अपनी रिपोर्ट देनी होती है। स्टैट ऑडिट डन, देन वी हैव रिस्क एश्योरेंस इंटरनल ऑडिट। I did my articleship in internal audit, in risk assurance in PwC। तो इसमें होता है प्रोसेस ड्राफ्ट और रिव्यू। फॉर एग्जाम्पल आपका खुद का बिजनेस है, कुछ छोटा मोटा कुछ भी बिजनेस लगाते हैं, आपकी 2-3 शॉप्स हैं या 2-3 आपकी फैक्ट्रीज हैं, तो उसमें आपके पापा ने भी एक पॉलिसीज या प्रोसेसेस बना रखे होंगे कि भाई 5,000 तक का खर्चा है तो वो मुनीम खुद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 से 15,000 तक का खर्चा है तो उसे इस मैनेजर से पूछना पड़ेगा, उससे साइन करवाने पड़ेंगे, फिर वो खर्चा कर सकता है। और अगर 15,000 से भी ऊपर है तो भाई मालिक से खुद ही पूछना पड़ेगा, उसके बिना मुनीम खुद नहीं कर सकता। सो दिस इज व्हाट इज पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस टू एंश्योर कि बिजनेस सीमलेस चलता रहे, बिकॉज कंपनी इज एट वेरी वेरी लार्ज स्केल। हर एक एक्टिविटी को खुद प्रमोटर या डायरेक्टर मॉनिटर नहीं कर सकता। सो देयर हैज टू बी एडिक्वेट पॉलिसीज, गाइडलाइंस, प्रोसेसेस टू द पीपल हु आर एक्चुअली ऑन द फील्ड टू टेल देम that this is how work is to be done। and then internal auditor also reviews कि भाई जो पॉलिसी बनी हुई थी उस हिसाब से भी काम हुआ या नहीं हुआ, कुछ वायलेशन है तो उसे रिपोर्ट करना। इंटरनल ऑडिट में यू हैव टू गेट डीप डाइव इनटू द बिजनेस, और बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप कोई रिकमेंडेशन दे सकते हो, तभी आप बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए बता सकते हो। इंटरनल ऑडिटर ऑल्सो डज IFC मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कंपनीज आउटसोर्स दिस IFC का सर्टिफिकेशन वाला पार्ट टू एन इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा, उस बेस पे अपनी कंपनी सर्टिफिकेशन देगी 134 में, और फिर 143 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऐसे 600, 610 वो सब चीजों को यूज करके इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट के बेस पे अपना वो देगा। देन ट्रैवल अगेन, हाई फ्रीक्वेंसी, आई ट्रैवल्ड अ लॉट, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल सब किया। इफ यू वांट मोर डिटेल्स ऑफ माय जर्नी यू कैन रेफर पार्ट 1, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन इसमें आपको ऑडिट में हेल्प मिलती है अगर आप इंटरनल ऑडिट में हो। आपको अगर इलेक्टिव में आपने रिस्क मैनेजमेंट लिया हुआ है, देयर यू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प विद इंटरनल ऑडिट स्टफ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट्स फ्यूअर रिलेटिवली। PwC ने तो बंद भी कर दिया है आजकल इंटरनल ऑडिट में, देयर नो मोर हायर आर्टिकल्स। सो इंटरनल ऑडिट में भी बहुत कम बच्चे मिलेंगे आपको। स्किल्स लर्नड, क्या क्या सीखोगे आप इंटरनल ऑडिट से? पहली बात, आपको बिजनेस, हर बिजनेस जिस क्लाइंट का आप ऑडिट करोगे आपको अच्छे से पता लग जाएगा ये कहाँ से क्या खरीद रहा है, कहाँ बेच रहा है, कितना प्रॉफिट है, कैसे बना रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, फ्यूचर क्या है, कंपटीटर को कैसे ट्रैक कर रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर सब पता लगेगा। देन कम्युनिकेशन। सो यार इंटरनल ऑडिट को अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, आप जाओगे क्लाइंट के पास, उससे पूछोगे भाई तू क्या कर रहा है, वो बस समझाएगा मैं ये कर रहा हूँ, फिर आप उससे कहोगे नहीं तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसको ऐसे कर और मान कि तू गलत कर रहा है, लेमन लैंग्वेज में। कि अगर आप रिकमेंडेशन देते हो, आप उनकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करते हो, तो आप सोचो कि उसे मनवाना कि भाई तू गलत है और मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ये चीज सही करूंगा, वो कितना डिफिकल्ट है। हाउ मच स्किल्स यू रिक्वायर टू गेट द जॉब डन। सो दैट इज व्हाट यू लर्न इन इंटरनल ऑडिट। और आपको काफी सारी रिपोर्ट्स, चार्ट्स, PPT बनानी होती है IE में, तो वो भी आपका ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन फाइन हो जाता है। One is the biggest con of internal audit is unpredictability। ठीक है, अच्छा लगता है यार मैं बिजनेस सीखूंगा, चीजें पता लगेंगी, मैं कल को अपना बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे को ऑब्जर्वेशंस निकालूंगा, रिपोर्ट करूंगा, बट इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज इट इज पॉसिबल कि आप, बिकॉज इसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, यू माइट गेट अ वेरी वेरी ग्रेट जॉब वेयर यू हैव सुपर्ब लर्निंग, या फिर ऐसा बिल्कुल बेसिक जॉब भी हो सकता है कि बस आप फाइल्स में से देख के चीजें एक्सेल में बिल्कुल फिल कर रहे हो या कुछ सर्वे करने जा रहे हो। सो इसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, लॉट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन्वॉल्व इन दिस। सो ये एक इसका रिस्क फैक्टर है, हो सकता है कि कईयों को इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस अच्छा ना हो।
लेट्स मूव ऑन टू टैक्सेशन. टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, मोटी मोटी 4 चीजें होती हैं टैक्स में: रिटर्न फाइलिंग, टैक्स कैलकुलेशन, एडवाइजरी और लिटिगेशन. रिटर्न फाइलिंग और कंप्यूटेशन तो देखो बेसिक आपको अपने लॉ और केस लॉ वगैरह यूज करके अपनी रिटर्न फाइल करवानी है लॉ के हिसाब से, और कंप्यूटेशन टैक्स कंप्यूट करके देना है किस किस ट्रांजैक्शन कितना टैक्स बना है वो आपने बनवा के रिटर्न फाइल करवानी है. कंसल्टेंसी इज क्लाइंट वांट्स टू अंडरटेक अ ट्रांजैक्शन या कोई ट्रांजैक्शन अंडरटेक कर चुका है, ही नीड्स आवर एडवाइस कि इसको कैसे अंडरटेक करूं दैट टैक्स इज मिनिमाइज्ड. एंड लिटिगेशन इज कि अगर मुझे डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ गया है, कुछ नया कुछ अमेंडमेंट आ गई है या फिर कुछ मेरे को रेड हो गई है या एबीसी कुछ भी, तो ही नीड्स योर हेल्प कि हेल्प मी, कि मैं डिपार्टमेंट से मैं डील नहीं कर सकता, मुझे लॉ वो नहीं पता, आप जाओ, आप मेरे बिहाफ पे सारे काम करो एंड हेल्प मी आउट. सो रिलेटिवली लिटिगेशन और कंसल्टेंसी में लर्निंग ज्यादा होती है, बट वहां घुसने के लिए आपको पहले रिटर्न और उसमें अच्छे से अपना बेस बनाना पड़ेगा. देन ट्रैवल बिल्कुल नेग्लिजिबल, 0 के बराबर. मैक्स टू मैक्स आपको डिपार्टमेंट जाना है यार, कमिश्नर से मिलने, कुछ नोटिस का ड्राफ्ट देने या फिर कुछ एडजॉर्नमेंट लेने, या तो इसमें ट्रैवल बिल्कुल मिनिमल सा है. सब्जेक्ट, हाँ अगर आपने डीटी में आर्टिकलशिप करी है तो डीटी, आईडीटी तो आईडीटी, आपको वहाँ हेल्प मिलेगी. और इलेक्टिव में अगर आपने इंटरनेशनल टैक्स लिया है तो यू विल गेट अ हेल्प देयर. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर स्टैट आपको टैक्स में ही मिलेंगे बिकॉज टैक्स इज वेरी प्रेवलेंट फील्ड. बट अगेन यहाँ पे एक कैच है कि टैक्स में नॉट एवरीवन इज कैन गेट इनटू टैक्स बिकॉज people with strong academics are preferred here, and जल्दी से वो किसी को भी टैक्स का काम नहीं देते because it is very sensitive area. Then आप सीखोगे क्या? टैक्सेशन रजीम, भाई किस चीज पे आजकल क्या टैक्स चल रहा है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. देन स्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस टू ऑप्टिमाइज टैक्स, आप सीख जाओगे कल को आपको अपना बिजनेस करना है कि यार मैं अपनी एंटिटी सिंगापुर में खोलता हूँ, वहाँ टैक्स है, मैंने मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा, मैं नीदरलैंड में खोलता हूँ. सो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स दे हेल्प द क्लाइंट इन ओपनिंग एन एंटिटी इन सिंगापुर, उसकी वहाँ फ्लोट करवाना और फिर वहाँ से उसका टैक्स ऑप्टिमाइज करवाना. बट ऑल दिस विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, कुछ इलीगल काम नहीं करना, राइट. एंड देन इस कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपने डिपार्टमेंट जाना है, कमिश्नर से आपने कुछ रिप्लाई देना है या लिटिगेशन चल रही है, तो आप वहाँ कम्युनिकेट करना सीखते हो कि बात कैसे करनी है बड़े आदमी से, राइट. स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स आर प्रेफर्ड, ये मैंने आपको बता दिया. Then this valuation, M&A and DD, due diligence, this is the again a buzzing field जहाँ बहुत लोग जाना चाह रहे हैं. काफी there is an intent of people to get into this. इसमें क्या होता है that you learn how to value a company. आज एक कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन क्या है. जो लिस्टेड है तो ठीक है, उसका मार्केट कैप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज या कुछ फर्म है, उसकी वैल्यू कैसे करनी है, कितनी वैल्यू है इस कंपनी की, वो सब वैल्यूएशन में आता है. या फिर किसी को कुछ खरीदनी है कोई कंपनी, तो जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप के लिए वैल्यूएशन करवाई कि भाई बताओ मुझे इसकी कितनी वैल्यू है, या ड्यू डिलीजेंस करवाई कि जो इसकी अकाउंटिंग है, जो इसके ऑपरेशंस हैं, जो इसके कस्टमर्स हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो सही है, गलत है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कल को मेरे पे कोई रिस्क तो नहीं है, कुछ केस चल रहे हो इस पे. देन वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड बाय साइड, तो मतलब काफी हैवी वर्ड्स हैं. तो मोटा मोटा आप वैल्यूएशन करना, फाइनेंस नंबर से खेलते हो आप M&A में, राइट. ट्रेवल रेयर टू मॉडरेट, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा इसमें कि ट्रैवल कितना है, ज्यादा है, कम है, वो आपको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा. रिलेटिवली कम ही होता है, ऑडिट्स में हमेशा ज्यादा होता है. देन सब्जेक्ट कोरिलेशन, SFM बड़ा बेसिक है, और अगर आपने इलेक्टिव में फाइनेंशियल मार्केट्स लिया हुआ है तो आपको वहाँ हेल्प मिल जाएगी. इसमें भी अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी फ्यू, बिकॉज बिग फोर में मैं तो किसी को नहीं जानता कि कोई M&A में आर्टिकलशिप कर रहा हो. तो रिलेटिवली अच्छी फर्म्स में बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको M&A में आर्टिकलशिप में मिलेंगे, बिकॉज आर्टिकल स्कोर रिलेटिवली देते ही नहीं है ये M&A वाला पार्ट, राइट. देन इसमें आप सीखोगे क्या, आपने सुना होगा कि यार पेटीएम ने इतने करोड़ लॉस रिपोर्ट किया, फिर भी भाई उसकी वैल्यूएशन $8 बिलियन, $9 बिलियन इतने कैसी हो रही है. व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस फाइनेंशियल बूम, क्या बेसिक्स क्या है, लोग पागल हैं क्या, वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इस बेस पे. सो ऑल दैट हैक यू लर्न कि हाउ इज the company being valued so highly despite incurring so much losses. And then also you learn 1 + 1 = 11, कैसी कंपनीज एक्वायर होगी, उसमें साइनर्जीज गेन आते हैं, एंड हाउ डू बिजनेस एक्चुअली ऑपरेट एट अ बिगर लेवल. देन अनदर थिंग इज कि यार यहाँ पे CFA, MBA, FRMs वालों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है. सिर्फ CA से आप M&A में नहीं ज्यादा आगे जा पाओगे, बिकॉज वी आर नॉट कोर फाइनेंस, हमारे पास फाइनेंस का स्किल सेट होता है बट कोर फाइनेंस नहीं होते. सो CFA या MBA या FRM वो कोर फाइनेंसिंग में चले जाते हैं, एंड यू वुड हैव टू डू दिस. या फिर आपको इसमें जाना चाहते हो तो आपको M&A में आर्टिकलशिप करनी चाहिए. मेक ऑल योर एफर्ट्स टू गेट इनटू दिस इफ यू वांट टू बी अ फाइनेंस गाय इन फ्यूचर. देन अदर फील्ड्स, यार एक की दो फील्ड्स और हैं, फोरेंसिक है, IBC है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है. बट
नेग्लिजिबल सही है, बहुत कम फर्म्स हैं इसमें जो आर्टिकलशिप देती हैं, कुछ आपको जानकारी का कुछ मिल जाए तो भाई बहुत बढ़िया। फोरेंसिक ऑडिट इज बेसिकली अगर मान लो किसी ने कोई बैंक का डिफॉल्ट कर दिया, जैसे विजय माल्या वाला केस चल रहा है, तो उसका पूरा ट्रैक निकालना, पूरी पीछे से उसकी डिटेल निकालना और पूरी ट्रेल बनाना कि भाई कहाँ से इसने कितना लोन लिया, कहाँ पैसा गया, और वो दिखाना कि भाई सोर्स ये था और यहाँ यूटिलाइज हुआ जो नहीं होना चाहिए था, देन वो बैंक्स करवाते हैं बेसिकली फोरेंसिक ऑडिट को, जब एनपी हो जाता है उनका एसेट या फिर बिल्कुल ही बैड लोन हो जाते हैं। देन टॉप 30 फर्म्स, मोस्ट ऑफ द फर्म्स आपको स्पेशलाइजेशन देंगी, ऑडिट इंटरनल ऑडिट, तो इंटरनल ऑडिट ऐसा नहीं होगा कि आप सारे काम ही कर रहे हो, आप जाओ आप काम करना स्टार्ट करो। अगर आपको कोई फील्ड पर्टिकुलरली नहीं पसंद आती तो यू कैन ट्राई मेक एन एफर्ट कि हो सकता है कि आपको इंट्रा फर्म ट्रांसफर मिल जाए अलग एरिया में। एंड देन इज ये भाई disclaimer, these are my experiences, our team's experiences, a lot of my friends experiences। हो सकता है कल को आप टैक्स में जाओ, आपको कि यार मुझे तो वो काम करने को नहीं मिला, आप तो बता रहे थे तू स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज करेगा, ऐसे ऐसे एंटिटी फ्लोट करवाएगा, बट भाई मुझे तो ऐसा कुछ मिला नहीं, मैं तो रिटर्न ही फाइल कर रहा हूँ। तो वो सब भी है, किसी का बैड एक्सपीरियंस होगा, किसी का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो दीज आर माई एक्सपीरियंसेस, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू क्रिएट अ पोजिशन फॉर योर सेल्फ कि आपको ये सब काम मिले, प्लेटर पे रख के कोई भी नहीं देगा, यू हैव टू अर्न योर पोजीशन, राइट। फिर उसके बाद एक चीज और है दैट कि यार आई वुड लव टू से कि यार जब आपको आर्टिकलशिप के लिए आप जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा विच फील्ड यू वांट टू डू आर्टिकलशिप इन, तो अगेन यू हैव टू गिव अ वेरी स्टैंडर्ड आंसर देयर। फॉर एग्जांपल यू वांट टू गेट इनटू इंटरनल ऑडिट, तो आप बेसिकली सीधा बोलोगे ना इंटरनल ऑडिट, तो कहेगा सर सॉरी वी डोंट हैव वैकेंसी फॉर इंटरनल ऑडिट, यू कैन ट्राई समवेयर एल्स। तो वो चीज नहीं बोलनी है आपको, आईए में जाना भी है और आपको बोलना भी नहीं है, तो उसका अच्छा हैक क्या हो सकता है, यू हैव टू से सर इट वुड बी माय ऑनर एंड प्लेजर टू वर्क विद योर फर्म irrespective of the area allotted, however my inclination is towards internal audit, so आप अपने हिसाब से देख लो कि मुझे कौन सी फील्ड देनी है। तो आपने बोल भी दिया और आपने क्लियरली भी नहीं बोला, क्योंकि कल को अगला बंदा बोल देगा मेरे को इंटरनल ऑडिट की वैकेंसी नहीं है, तो आप बोल सकते हो हाँ मुझे तो आपकी फर्म के साथ ही काम करना, कोई भी एरिया दे दो भाई। तो यार मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, 2015 में आई स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मुझे सिर्फ 2 फील्ड्स पता थी, एक ऑडिट और एक टैक्स, और मैंने ये चूज ऑडिट इस बेस पे की थी कि भाई ट्रैवल इसमें ज्यादा होता है, मुझे घूमना है, मैं ऑफिस में नहीं बैठ सकता सारा दिन और 3 साल, तो मैंने ऑडिट चूज करी। व्हेन आई रीच्ड पीडब्ल्यूसी's ऑफिस, वहां मुझे नहीं पता था किसके लिए चल रहे हैं इंटरव्यूज, मेरा पहला राउंड हुआ, उसने पूछा विच फील्ड, मैंने क्रैक स्टैट ऑडिट, पता ही स्टैट ऑडिट था अपने को, सॉरी हमारे पास वैकेंसी सिर्फ इंटरनल ऑडिट की है। मैं कहा नो सर आई कैन वर्क फॉर इंटरनल ऑडिट आल्सो, आई एम फाइन विद इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में ये होता है वो होता है। तो दैट वाज द लेवल ऑफ अनअवेयरनेस वी हैड। आई होप आपको काफी चीजें पता लग गई होंगी। आई नो कि अभी भी 100% क्लैरिटी नहीं आएगी और वो आ भी नहीं सकती, एंड मैं डिटेल्स में जार्गन्स में घुसना भी नहीं चाह रहा। फिर भी आपकी कुछ क्वेरी हो, कुछ आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट का आंसर चाहिए हो, यू कैन आइदर मेल अस एट help.articleship.com@gmail.com, या फिर आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, वी विल आंसर योर क्वेरीज, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उन्हें ज्वाइन करके वहां पूछ सकते हो। वी ऑलरेडी हैव 5 ग्रुप्स ऑपरेटिंग, और ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। आई होप यू विल यूटिलाइज दीज एक्सपीरियंसेस, एंड ज्यादा टेंशन वेंशन मत लेना यार। एक पंजाबी में कोट है कि यार चंगी होए तो मेरी, माड़ी होए तो भाई गुरु दी, कि भाई कुछ अच्छा हो गया तो मैं कह दूंगा मेरी डिसीजन मेकिंग थी, कुछ बुरा हो गया तो मैं कह दूंगा यार भगवान की यही विश थी। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। जस्ट मेक श्योर इफ यू वांट टू गो इनटू बिग 4 तो आप जो भी एरिया मिल रहा है वहां जाओ, उसके बाद 6 महीने साल लगाना, नहीं पसंद आए तो ट्रांसफर ले लेना, या फिर जस्ट ट्राई टू गेट इन द बेस्ट फर्म। एरिया अपने आप वहां जाके आप अपने एफर्ट मार के अपना सेटिंग वेटिंग करके अपना चेंज करवा लेना। आई होप कुछ आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी, वी वर एबल टू हेल्प यू, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग गुड ऑडियंस। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी दा दुखाओ ना। थैंक यू गाइज, चीयर्स टीम, एवरीथिंग अबाउट आर्टिकलशिप।